नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग की। उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए। जंतर मंतर पर जारी प्रोटेस्ट की 10 दिन से हम यहाँ शांति से बैठे हुए, ये अनाउंसमेंट की जा रही है। देखेंगे महाराष्ट्र विधानसभा में कैसे पेपर लीक को लेकर घिरी फडणवीस सरकार। राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या की टिप्पणी। जानेंगे चीन को लेकर कैसे फंस गई मोदी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे राबड़ी देवी के आवास खाली करने को लेकर फंसा क्या पेंच। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली राज्यसभा सदस्य की शपथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में ली शपथ। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी रहीं मौजूद। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का हमला। कहा केंद्र के इशारे पर चलते हैं सम्राट, सीएम को बताया सेलेक्टेड। पंजाब में बेअदबी कानून को लेकर बवाल। अकाल तख्त ने 1 महीने में कानून को संशोधित करने का दिया आदेश। फिर आमने सामने आए वेदांत और सीबीएसई। वेदांत ने कहा दोबारा जांच में मेरे नंबर नहीं बढ़े। सीबीएसई बोला यह सरासर झूठ। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 372 अंकों की गिरावट के साथ 76,728 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 109 अंकों की गिरावट के साथ 23,946 पर बंद हुआ निफ्टी। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य पर बीजेपी ने सियासत तो खूब की, लेकिन सैनिकों की शहादत को सम्मान नहीं दिया। सैनिकों की शहादत पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में झूठा बयान देते हैं। कहते हैं कि सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन अब सैनिकों की शहादत के सबूत सामने आ गए हैं। इसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। राजनाथ सिंह के इस्तीफे की डिमांड की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ बोलकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुरी तरह से घिर गए हैं। कांग्रेस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि वो मानसून सत्र में राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी। उन्होंने संसद में झूठी जानकारी दी थी। देश के 6 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए, लेकिन संसद में राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी की शहादत नहीं हुई है। कांग्रेस अब राजनाथ सिंह के इस्तीफे की डिमांड पर अड़ गई है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने कहा, बीजेपी सैनिकों की बात तो करती है, लेकिन उनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाती है, शहीदों के नाम पर वोट मांगती है, उनका अपमान करती है। जब राजनाथ सिंह संसद में झूठ बोल रहे थे कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है, तब बीजेपी सांसद तालियां बजा रहे थे। इनमें से किसी को भी सदन में बैठने का हक नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सेना और सैनिकों का अपमान किया है। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कर्नल चौधरी ने कहा कि हमारी मांग है, ये डिमांड करते हैं कि पहली ये डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं, तो उनको हटाया जाए। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाया जाए, ताकि एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट हो। हमारे देश में कोई दोबारा से संसद में गलत बयानी ना कर सके, क्योंकि संसद में जो बात कही जाती थी उसको पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहा जाता था, और कोई दूसरी बात कोई बाहर जाके कोई कहता था तो कहते थे अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। तो ये इस पार्लियामेंट में झूठ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे। तो कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राजनाथ सिंह के इस्तीफे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। वहीं रिटायर्ड विंग कमांडर डॉक्टर अनुमा आचार्य ने कहा कि सेना और सैनिकों के नाम पर राजनीति करने वाली मोदी सरकार ने देश और सैनिकों को बार बार धोखा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के समय सेना की तरफ से कहा गया कि कुछ नुकसान हुआ है, वो बयान ही दिखा रहा था कि सरकार का सेना पर कितना दबाव है। बीजेपी सरकार आने से पहले परंपरा थी कि जो भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता था उसके प्रति सार्वजनिक तौर पर कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी, लेकिन अब सरकार सैनिकों की शहादत का सम्मान करने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस अब राजनाथ सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। ऐसे में आने वाले समय में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं।
कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है, जबकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो पहले से ही हो रही है। जंतर मंतर पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब ये प्रदर्शन और तेज होता दिखाई दे रहा है। तो 10वें दिन कैसे युवाओं के प्रोटेस्ट ने पकड़ी रफ्तार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का आज यानी 29 जून को 10वां दिन रहा। इस दौरान युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी थोड़ी भी कम नजर नहीं आई। हजारों की तादाद में कॉकरोच अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो वहीं सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। हम यहाँ शांति से बैठे हुए, ये अनाउंसमेंट क्यों की जा रही है? क्या पुलिस ने कोई प्लानिंग करके रखी है क्या? जानबूझकर ये अनाउंसमेंट क्यों करी जा रही है कि हमारे लोग बाकी जगह ना जाए या परेशान ना करें? हम किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे। कि आपके प्रोटेस्ट के अलावा 3 प्रोटेस्ट और हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उनके प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। आप अपने प्रोटेस्ट से संबंध रखें, दूसरे के प्रोटेस्ट में जाकर व्यवस्था को खराब ना करें। बीजेपी के प्रोटेस्ट से यहाँ 9 दिन से बैठे, किसी ने व्यवस्था खराब की? इसके अलावा सीजेपी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि अगर भाजपा को सत्ता से नहीं हटाया तो देश को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। भाजपा हटाओ नौकरी पाओ, भाजपा हटाओ पेपर लीक बंद कराओ। सीजेपी ने कई सवाल भी किए कि आखिर वो लोग कहाँ गए, नेता और अभिनेता कहाँ खो गए जो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने पर, गैस की किल्लत पर, किसानों की खाद की समस्या पर, युवाओं के भविष्य पर रोज आवाज उठाते थे। इन सबके बीच सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार दूसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। फिलहाल सीजेपी सरकार के गले की फांस बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि कॉकरोच पार्टी के आरोपों और सवालों के जवाब में बीजेपी क्या कुछ कहती नजर आती है। नीट पेपर लीक की घटना के बाद से युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर 10 दिन से प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ और इस बीच एक और पेपर लीक हो जाता है। महाराष्ट्र में टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन इस घटना ने लोगों में नाराजगी और बढ़ा दी और अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गर्मा गई है। नीट यूजी एग्जाम को लेकर शुरू हुआ विवाद थमा भी नहीं था कि इस बीच महाराष्ट्र में भी टीईटी यानी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हो गया, जिस पर बीजेपी घिर चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि नीट एग्जाम लीक को लेकर पूरे देश में मचे बवाल और छात्रों की जान जाने की घटनाओं से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। वही अभी मुद्दा महाराष्ट्र की विधानसभा में भी उठा। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में 29 जून को नीट और टीईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा, जहां विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दिया। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बार बार हो रही पेपर लीक की घटनाओं से महाराष्ट्र की पूरे देश में बदनामी हो रही है और लाखों छात्रों और शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। लाखों छात्र सालों से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आखिर बार बार परीक्षाओं को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में क्यों फेलियर हो रहा है? जैसा आप जानते हैं कि मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टीईटी एग्जाम लीक मामले में मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता के गिरफ्तार होने की खबर भी सामने आई, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ गिरफ्तारी को नाकाफी बताया है और मांग की है कि पेपर तैयार करने वाली एजेंसियों, संबंधित कंपनियों और पूरे नेटवर्क की जांच कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया जाना चाहिए, नहीं तो पेपर लीक होते रहेंगे। वैसे भी जिस विजेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया वो खुलकर ये बात पहले ही बोल चुका है कि पेपर लीक होंगे, उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जल्द ही जमानत भी मिल जाएगी, सजा किसी को नहीं होती। ऐसे में सरकार और सिस्टम दोनों सवालों के घेरे में है। महाराष्ट्र विधानसभा में पेपर लीक को लेकर फडणवीस सरकार बुरी तरह घिर गई, तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में भी उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार और मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में और जांच कहां तक पहुंची और बीजेपी पर क्यों उठ रहे हैं ये सारे सवाल, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर वकील अनूप अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 29 जून को इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा कि मंदिर के धन के कथित दुरुपयोग से जुड़े आरोप बेहद गंभीर है और इस मामले में तुरंत सुनवाई की जरूरत है। लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने पूछा कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों है।
इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार इस मामले को संभाल रही है उससे संदेह पैदा होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए ये साफ कहा कि छुट्टियों के बाद ही इस याचिका पर सुनवाई होगी। उधर जमीन पर भी जांच लगातार तेज होती जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मंदिर ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए हैं। यही नहीं, जेल में बंद 8 आरोपियों के बैंक खातों की भी जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अयोध्या धाम स्थित SBI शाखा पहुंची, जहां 7 आरोपियों के खाते मौजूद हैं। बैंक स्टेटमेंट हासिल किए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उनके खातों में कितना पैसा आया और किसी तरह का संदिग्ध लेन देन हुआ या नहीं। पुलिस ने बैंक के 2 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया है। इसी बीच सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उनकी रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी और तब तक सभी आरोपी जेल में रहेंगे। लेकिन उससे पहले अयोध्या के वकीलों ने मंदिर के पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगी। वकीलों के इस ऐलान के बाद सरकार भी घबराई हुई है। फिलहाल अब सबकी नजरें 13 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा, साथ ही राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा तक कर दिया है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने और क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ सीएम योगी ने राज्य के अलग अलग शहरों और विधानसभा क्षेत्रों में दौरे शुरू कर दिए हैं, वहीं विपक्षी खेमे में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की और संगठन की मजबूती पर जोर दिया। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सपा के विजन इंडिया PDA के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने सबसे पहले शिक्षा का मुद्दा उठाया और सरकार पर आरोप लगाया कि आज की सरकार में KG से लेकर PG तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बीमार किया जा रहा है। उन्होंने नाविकों के रोजगार का मुद्दा भी उठाया और कहा कि नाविक लोगों के लिए अगर हमें नाव भी सरकार से फ्री या सब्सिडी के माध्यम से लेनी पड़े तो हम लेंगे और देने का काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने राज्य के विकास की बात की और साफ कहा कि जितना हमें एस्ट्रोनॉमी में ध्यान देने की जरूरत है उससे ज्यादा हम एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान दे रहे हैं। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। आगामी यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सतर्क रहने की सलाह दी और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में घिरी बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं उनके लिए हमारे वोट चोरी या सांसद चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वहीं राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में जारी जांच को लेकर उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले में छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है और बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इस दौरान अखिलेश ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का दावा भी किया। जिस तरह अखिलेश यादव जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और बीजेपी को घेर रहे हैं, उससे बीजेपी की नींव हिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे ये माना जा रहा है कि इसका फायदा अखिलेश यादव को यूपी चुनाव में मिल सकता है। अखिलेश ने योगी सरकार की विदाई का दावा कर दिया है। अखिलेश के हमलों ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच आई एक रिपोर्ट ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय आदिवासी समुदाय का आरोप है कि चीन ने भारतीय सीमा के अंदर उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले से एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। स्थानीय नह आदिवासी समुदाय का कहना है कि LAC के पास चीनी सेना ने उनकी खेती और चरागाह की जमीन के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नाह वेलफेयर सोसाइटी ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों में चीन ने उनके पूर्वजों की जमीन पर लगातार अतिक्रमण किया। समुदाय का दावा है कि चीन पिछले 10 से 15 सालों से इस इलाके में धीरे धीरे अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा था, लेकिन 2020 के बाद ये गतिविधियां और तेज हो गयी।
संगठन ने ताकसिंग क्षेत्र की 5 अलग अलग जगहों का जिक्र करते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। गौर करने वाली बात तो ये है कि ये वही मुद्दा है जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। राहुल गांधी कई बार आरोप लगा चुके हैं कि चीन भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन सरकार सच्चाई छिपा रही है। बीजेपी हर बार इन आरोपों को राजनीति बताकर खारिज करती रही, लेकिन अब जब सीमा पर रहने वाले भारतीय नागरिक ही ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार इस मामले पर चुप क्यों है। जैसे आप जानते हैं कि चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताता रहा है। वो इस राज्य को जांगनान यानी दक्षिण तिब्बत कहता है, कई स्थानों के नाम बदल चुका है और सीमा के पास बुनियादी ढांचे का विस्तार भी करता रहा है। लेकिन भारत सरकार लगातार कहती रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती। लेकिन अब स्थानीय लोगों के दावों ने सीमा सुरक्षा और सरकार की रणनीति पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या केंद्र सरकार और भारतीय सेना इन आरोपों की जांच कर कोई आधिकारिक स्थिति स्पष्ट करेगी या फिर ये मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित रह जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात राबड़ी देवी के आवास खाली करने को लेकर फंसे पेंच की। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को मिले सरकारी आवास को खाली करने के नोटिस पर बवाल मचा हुआ है। सरकार की तरफ से अंतिम नोटिस तो जारी हो गया बंगला खाली करने का, लेकिन सरकार सामान की लिस्ट देने को तैयार नहीं है, जिसे लेकर अब राबड़ी देवी भी अड़ गई हैं। उन्होंने भी सरकार को दो टूक जवाब दे दिया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मिले आवास खाली करने के नोटिस को लेकर बिहार की सियासत में बवाल मचा हुआ है। पहले से सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे, इसे विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई करार दिया गया और अब सरकारी अधिकारियों की लापरवाही ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। दरअसल सरकार की तरफ से 22 जून को राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद 24 जून को टीम भी पहुंच गई, लेकिन उनके पास सामान की आधिकारिक लिस्ट ही नहीं थी कि जब साल 2006 में राबड़ी देवी को यह बंगला दिया गया था तब उन्हें क्या सरकारी सामान मुहैया कराए गए थे। जब बंगला खाली कराने का वक्त आया तो उस पुरानी लिस्ट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते अब ये मामला बुरी तरह उलझ गया। ऐसे में अब राबड़ी देवी की तरफ से भवन निर्माण विभाग के सचिव को खत लिखकर लिस्ट मांगी गई है। उन्होंने लिखा कि पहले विभाग की उस पुरानी लिस्ट को सामने लाएं जिसमें बताया गया हो कि आवंटन के वक्त कौन सा सामान दिया गया था। जब तक ये लिस्ट सामने नहीं आती तब तक सामान का मिलान नहीं हो सकता और जब मिलान ही नहीं होगा तो आवास खाली करने की प्रक्रिया पूरी कैसे मानी जाएगी। बाद में किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले आधिकारिक लिस्ट दी जाए, यानी अब जब तक लिस्ट नहीं आएगी आवास खाली नहीं होगा। हालांकि राबड़ी देवी ने पहले आवास खाली करने पर सहमति जता दी थी। उनके इस आवास से सामान की शिफ्टिंग भी शुरू हो चुकी थी। खबर तो ये भी आई कि तेजस्वी यादव अब अपने अलग सरकारी आवास 1 पोलो रोड में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं मिलती तब तक ये प्रक्रिया फंस गई है। राबड़ी देवी की तरफ से आवास खाली करने के लिए कम से कम 5 जुलाई तक का वक्त भी मांगा गया है ताकि आवंटित सामान की लिस्ट का सही तरीके से मिलान किया जा सके। ऐसे में सरकार की तरफ से अब इस पर क्या जवाब आता है ये देखना होगा। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।